हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आज साथ की बड़ी बात में आपको महाराष्ट्र के सियासी संकट, मध्य प्रदेश में होने वाले ओबीसी आरक्षण चुनाव और उसके साथ ही कांग्रेस किस तरह से देश के बाद अब छत्तीसगढ़ में करने वाली हल्ला बोल, इस पर तमाम खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी संकट का आज तीसरा दिन है। शिंदे गुट के पास विधायकों का आंकड़ा अब 36 पर जा पहुंचा है। वहीं शिंदे को दल बदल के लिए अब सिर्फ एक विधायक की आवश्यकता है। आज 2 और विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंचेंगे। कल शाम को भी 4 विधायक शिंदे गुट के समर्थन में आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को भी एक चिट्ठी भेजी है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो है वो बैकफुट पर नजर आए। कल देर रात उन्होंने सरकारी बंगला छोड़ दिया है और अपने घर मातोश्री में शिफ्ट हो गए हैं। वहां से हलचल और ज्यादा तेज हो गई जब यह खबर निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे सीएम हाउस से बाहर निकल रहे हैं और अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि बैकफुट पर वो नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहिए तो विधायक उन्हें बताएं, वो खुद उस पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिवसेना के लिए इस तरह से बातें ना करें। तो उद्धव ठाकरे क्या वाकई में जाने वाले हैं? अब तक उन्होंने सीएम बंगला तो खाली कर दिया है, लेकिन क्या इस पद को भी वो छोड़ने वाले हैं? इस पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर लगातार नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट जो है वो गहराता जा रहा है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद उनके साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों के साथ असम की राजधानी गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और विधायकों से यह अपील भी की है कि अगर वो उनका इस्तीफा चाहते हैं तो सामने आकर उनसे इस्तीफा मांगे। उन्होंने बागी विधायकों से इमोशनल अपील की और कहा कि उनको पद का मोह नहीं है, कोई भी शिव सैनिक गद्दारी ना करे। इसके बाद सीएम उद्धव अपना सरकारी घर खाली करके मातोश्री चले गए। जवाब में एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया कि जब तक महाविकास आघाड़ी के बेमेल गठबंधन से शिवसेना बाहर नहीं आ जाती तब तक वो नहीं मानेंगे। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे के साथ लगभग 1 घंटे तक चर्चा की है। कांग्रेस नेता भी उद्धव से मिले हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित किया जाएगा। शिवसेना के दोनों गुट के समर्थक भी सड़कों पर उतरकर अपने नेता के समर्थन में नजर आए। तो लगातार तस्वीरें जो हैं वो सामने आती रही। कल देर रात तक सियासी हलचल महाराष्ट्र में देखी गई। तस्वीरें इस वक्त भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल मैसेज अपने तमाम विधायकों को दिया। उनका कहना था कि अगर वो इस्तीफा चाहते हैं, विधायक उनसे नाराज हैं या मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तो साफ तौर पर सामने आकर उनसे बात करें, लेकिन इस तरह से नाराजगी मत रखें। उनको पद का मोह नहीं है, उन्होंने ये भी साफ कर दिया। और शायद इसी की एक झलक तब नजर आई जब वो सीएम आवास वर्षा छोड़कर अपने घर मातोश्री में कल रात शिफ्ट हो गए। लेकिन एकनाथ शिंदे का साफ तौर पर कहना कि अगर इस बेमेल गठबंधन को नहीं तोड़ा गया तो तब तक वो नहीं मानेंगे, अपने विधायकों के साथ वो गुवाहाटी में ही रहेंगे। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे झुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए, महाराष्ट्र के सियासी संकट में आज की हलचल से भी आपको अपडेट करते चलें। आज पवार ने एनसीपी विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है इसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। फडणवीस ने विधायकों को अब मुंबई बुलाया है। देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को एक चिट्ठी भी भेजी है। ये भी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये एनसीपी दल की एक अहम बैठक आज है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में आज भी कई हलचलें देखने को मिलेगी और लगातार IBC 24 पर इन तमाम ही हलचल से जुड़ी अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आज ओबीसी आरक्षण का मामला गूंजेगा। ओबीसी आरक्षण मामले पर आज सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर कई याचिकाएं हैं जिनमें आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को एक चुनौती दी गई है। वहीं कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया था और अब आज इस मामले में एक अहम सुनवाई होनी है, जिस पर इस फैसले पर, हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आज वो सुनवाई जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बेशक रचना, आज महत्वपूर्ण दिन है और आज ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
62 ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें ओबीसी आरक्षण को चैलेंज भी किया गया है और उसके खिलाफ भी ये याचिकाएं फाइल की गई हैं और मुख्य तौर पर 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण करने को चुनौती दी गई है और कई मामलों में हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर अंतरिम रोक भी लगा रखी है। लिहाजा ये देखना होगा कि आज हाईकोर्ट में किस तरह से सुनवाई होती है। याचिकाओं में मुख्य तौर पर यही कहा गया है कि बीती सरकार ने जब आरक्षण बढ़ाने का ये आदेश दे दिया था तो ये 50% से ज्यादा हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। लिहाजा इसे चैलेंज किया गया था और कई मामलों पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक भी लगा रखी है और फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण देने के ही निर्देश है। आज हालांकि इन तमाम 62 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। देखना होगा कि कोर्ट से आज कुछ क्या निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, सुनवाई के बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। विजेंद्र, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर नक्सलियों का आतंक छाया हुआ है। इस वक्त दंतेवाड़ा से यह बड़ी खबर, सीएएफ कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हिरोली में स्थित सीएएफ कैंप पर कल देर रात फायरिंग की गई है। नक्सलियों ने करीब 15 मिनट तक गोलीबारी वहां पर की है। आसपास के थानों को इसके बाद अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि किरंदुल थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां कल देर रात सीएएफ कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग की। इसके पहले कल सवेरे भी नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया था, जिसमें 3 जवान भी शहीद हो गए थे और कल देर रात सीएएफ कैंप पर भी फायरिंग की घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वेद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद, लगातार नक्सली जो है वो बहुत ही सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है अचानक से इनके सक्रिय होने की? जी देखिए, अगर दंतेवाड़ा की बात करें, पिछले कुछ समय से नक्सली गतिविधियां शून्य हो गई है, तो इसके साथ ही नक्सलियों की सक्रियता को शून्य होता देख पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही है और जगह जगह पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। तो हिरोली में लगभग 15 से 20 दिन पहले ही एक सीएएफ कैंप खोला गया। हालांकि यहाँ किसी प्रकार का विरोध तो देखने को नहीं मिला, लेकिन अंदरूनी गांव होने के चलते अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द ही नक्सली इस कैंप को डिस्टर्ब करेंगे और ग्रामीणों के माध्यम से वो विरोध भी करवाएंगे। तो कल रात को ये देखने को मिला कि तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच नक्सलियों ने खुद इस कैंप के आसपास फायरिंग की, कैंप पर फायरिंग की, लेकिन जो जवान कैंप में तैनात थे और ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लगभग 15 मिनट के बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए और किसी प्रकार का कोई नुकसान जवानों को भी नहीं उठाना पड़ा, ना ही पुलिस को सफलता मिली। लेकिन जिस तरीके से कैंपों पर दबाव बनाने की बात है, अंदरूनी इलाकों में पुलिस फोर्स के विरोध की बात है, वो स्पष्ट हो गई है। और साथ ही जब यहाँ कैंप पर फायरिंग की गई तब पुलिस ने आसपास के थानों को अलर्ट कर रखा था ताकि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति खराब होती है तो तुरंत ही फोर्स को मूव कराया जाए और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो कुल मिलाकर के जब 15 मिनट बाद जब फायरिंग थी तो उसके बाद दोबारा नक्सली गतिविधियां देखने को नहीं मिली। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद जरूर थी। जी रचना। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश, पहली घटना भी नहीं है जब कैंप को इस तरह से नक्सलियों ने निशाना बनाया। इसके पहले भी कई बार ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं नक्सली और जहां पर कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा। ये तो गनीमत रही कि जवान यहां पर मुस्तैद थे और उन्होंने बाकायदा मुंहतोड़ जवाब दिया और नक्सली वहां से भाग निकले। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा वेद प्रकाश। तमाम जानकारी के फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बालाघाट की बात अगर करें तो बालाघाट के लांजी थाना क्षेत्र के कांदला के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं मृतकों में एक महिला नक्सली भी शामिल है, जिसके शव को परिजनों को अब सौंप दिया गया है। वहीं मृतक महिला नक्सली बीजापुर की बताई जा रही है, जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। मारे गए नक्सली कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इधर रायपुर और कांकेर में देर रात 2 बड़े हादसे हुए हैं। इन हादसों में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर के छेरी खेड़ी रेलवे ओवरब्रिज पर पहला हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार एक पेट्रोल टैंकर ने स्कूटी से आ रही एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है। वहीं मंदिर हसौद थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी घटना कांकेर में हुई है। यहाँ के नेशनल हाईवे 30 में लंदनमारा के पास तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पुटाई भी सवार थे। उन्हें कोई चोट नहीं आई, मगर उनके सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 2 तस्वीरें 2 बड़े हादसों की, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है।
कांकेर और रायपुर से में देर रात ये हादसा हुआ, जहां पर एक तरफ ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, तो दूसरी तरफ स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवक की मौत हो गई है। देर रात रायपुर के हिस्ट्री शीटर राजा ठाकुर की पीट कर हत्या कर दी गई। रायपुर के चंगोरा भाटा में एक और युवक को पीट कर मार डाला गया है। पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से इस खूनी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई केस भी दर्ज है। वहीं पुरानी रंजिश में बाप और 2 बेटों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। हत्या करने वाले भी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर वापस निकले हैं। वहीं गुंडे बदमाशों की आपसी रंजिश में हुई यह हत्या है। अजीत साहू, राम अवतार साहू और रामू साहू के साथ किशोर साहू ने इस हत्या को अंजाम दिया है। जुए सट्टे के कारोबार में वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच लड़ाई थी, जिसके बाद इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। तो राजधानी रायपुर में एक बार फिर से एक हत्या की वारदात हुई है। देर रात कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तो हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक बार फिर से राजधानी रायपुर में हत्या की वारदात। निश्चित तौर पे ये एक बीती रात देर रात की एक घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है चंगोरा भाटा इलाके में ये हत्या की गई है। युवक को पीट के हत्या कर दी गई। राजा ठाकुर ये मृतक का ये नाम आया है। इसमें बात सामने आई है कि कोई पिता और उसके 3 पुत्रों ने मिलकर ये हत्या की गई है। साहू जो बंधु हैं उनके द्वारा ये हत्या की गई है। राजा ठाकुर के बारे में बताया जा रहा है कि ये इलाके के जो हिस्ट्री शीटर हैं उनके द्वारा जो गैंग संचालित हो रहा है उसका वो सदस्य था। उसके थाने का वो गुंडा बदमाश था। उस पे हत्या के प्रयास समेत आबकारी एक्ट समेत जो कई संगीन धाराओं के तहत में मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को लेके ये साहू दंपत्ति और साहू जो ब्रदर हैं उनमें और ये राजा ठाकुर लोगों में ये कुछ विवाद इसमें चल रहा था। 3 से 4 दिन पुराना ये विवाद इन लोगों के आपस में चल रहा था। उसकी परिणति ये हुई कि वो हत्या में तब्दील हुई है। कल देर रात ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राजा ठाकुर जो है उनके घर के पास से गुजर रहा था, तभी ये उनमें कुछ बहस हुई और बहस इतनी बड़ी है कि जो साहू लोग जो हैं जिनमें अगर बात करें रामावतार साहू, रामू साहू, किशोर साहू और उनके पिता जो हैं उनके द्वारा जो है घर से रॉड और डंडे लेके आए हैं और उसको बेदम पिटाई की और पीट के उसके हत्या कर दी गई। उसके बाद ये चारों जो बाप बेटे हैं ये मौके से फरार हो गए। इनके बारे में बताया जा रहा है कि राम अवतार साहू जो है 3 महीने पहले एक हत्या के आरोप में जेल से छूट के अभी आया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में एक बार फिर से जो वर्चस्व की लड़ाई को लेके जो गैंगवार की जो बात आ रही थी कि गैंगवार उसमें होगा, तो एक कह सकते हैं कि एक छोटा गैंगवार जो है ये कल बीती रात उसकी एक देखने को मिला है। क्योंकि इससे पहले भी अगर बात करें तो जो जुए सट्टे का तहसीन, यहाँ पर एक ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि गुंडे बदमाशों के इस वर्चस्व की लड़ाई में गैंग वॉर में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन ले रही है? देखिए, जिस तरीके से कल देर रात जो अधिकारियों से जो हमारी बात हुई और इससे पहले भी IBC 24 ने भी इस बात की खबर दिखाई थी कि इलाके में शहर में गैंगवार हो सकता है, उसको लेके पुलिस अलर्ट भी थी। IG रायपुर ने उसकी बैठक भी ली थी। SSP रायपुर भी ने भी उसमें गंभीरता दिखाई थी। उसके बाद जो है इलाके के जो गुंडे बदमाश हैं उनको जेल भी भेजा था, उन पे कड़ी कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन उसके बाद जो है जब ये कार्रवाई हो रही थी तो तभी ये जो जिनके बीच जो विवाद हो सकता है, ये जो पुराने गुंडे बदमाश हैं वो शहर से बाहर भाग गए थे। लेकिन अब फिर वो लोग सब आ गए हैं और आने के बाद जो है वो इस तरीके की जो काला कारोबार है उसको फिर से उन्होंने चालू किया और उसी काले कारोबार को वर्चस्व को लेके ये जो विवाद है वो आए दिन हो रहा है। और अगर अभी भी पुलिस ने इस ओर जो जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा गैंगवार जो है राजधानी रायपुर में हो सकता है। फिलहाल अभी अगर बात करें इस पूरे मामले की तो इस पूरे मामले में जो पिता और पुत्र हैं, चारों जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस की जो टीमें हैं
उनकी पतासाजी में जुटी हुई है। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि सवाल जनता की सुरक्षा का भी है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। चलिए बढ़ेंगे आगे, आप बात करेंगे कुछ और खबरों की। केशकाल में पुलिस ने NH30 पर एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 80 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने जब कार में बैठे ड्राइवर से इस पूरे मामले में पूछताछ की तो वो सही जवाब नहीं दे पाया, जिससे पुलिस को ये शक हुआ और जब तलाशी ली गई तो वाहन के पीछे सीट के नीचे बनाए गए स्पेशल चेंबर में 80 लाख रुपए नगद बरामद किया गया। मौके पर कोई दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। आज कोंडागांव पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से करीब 80 लाख की नकदी एवं एक कार जब्त किया गया है। इधर रायपुर में ध्वनि प्रदूषण मामले में कार्रवाई करने के दौरान पुलिस और बारातियों के बीच जमकर झड़प की घटना सामने आई है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज बाराती सड़क पर बैठ गए और धरना भी देने लगे। बाराती पुलिस की कार्रवाई पर नारे लगाने लगे। उनका यह कहना था कि पुलिस उनके बारात में जानबूझकर खलल डाल रही है, बिना वजह डीजे की जब्ती की जा रही है, जबकि वो नियमों के अनुसार ही बारात लेकर जा रहे थे। कहीं जाम भी नहीं हुआ था। बारात में महिलाएं भी शामिल थीं और विरोध करीब आधे घंटे तक चलता रहा। बाद में पुलिस की संख्या बढ़ाई गई और डीजे को पुलिस थाने ले जाया गया। इधर पुलिस का यह कहना है कि उन्हें बारात की ओर से ध्वनि प्रदूषण करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरह से पुलिस ने बारात पर और ध्वनि प्रदूषण के इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। हालांकि इसके बाद बाराती जो है वो सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन भी करने लगे। उनका कहना था कि जानबूझकर उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें राजधानी रायपुर की। और अब बात तो मध्य प्रदेश की। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम सूरतलाई में मुरुम से भरा एक हाईवा पलट जाने की वजह से उसके नीचे 4 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी ने सड़क में डालने के लिए मुरुम बुलवाई थी और मुरुम से भरा हुआ एक हाईवा मुरुम खाली करते वक्त अचानक पलट गया, जिससे कि उसके पास खड़े 3 मासूम बच्चे और खुद सरपंच प्रत्याशी भी मुरुम के नीचे दब गए। घटना देखकर आसपास खड़े लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को सकुशल बाहर निकाला और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर रात दिल्ली दौरे से वापस रायपुर पहुंच चुके हैं। यहां लौटने के बाद उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिनके यहां छापे पड़े हैं उनसे पूछिए उनके फोन टैप हो रहे हैं या फिर नहीं। मुख्यमंत्री ने फोन टैपिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि वो बताएं कि उनके कार्यकाल में पेगासस क्यों लिया गया था। पार्टी के नेताओं के फोन टैप हुए या फिर नहीं, नौकरशाहों, पत्रकारों और जजों के फोन टैप हो रहे हैं या फिर नहीं। आईपीएस मुकेश गुप्ता यही काम करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ 27 जून से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की जानकारी भी दी और कहा कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाएगा। जंतर मंतर में भी धरना दे और अभी 27 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूंगा, अपने विधानसभा में सबको रहना है, मैं अपने विधानसभा में रहूंगा। सारे विधायक अपने अपने विधानसभा में, जहां विधायक नहीं है वहां पे पार्टी के पदाधिकारी ये लोग जाएंगे। फोन टेपिंग क्या उनके नेताओं को नहीं हुई? तो बताए, विपक्षी के लोगों को भी हुआ, नौकरशाहों को भी हुआ और उनके नेताओं को भी हुआ। उसके मामले में क्या बोलेंगे विष्णुदेव साहब, रमन सिंह जी? उस मामले में चुप। उस मामले में जजों के भी फोन टेप हुए, तो इनकी फितरत ही है फोन टेपिंग की। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदार थी, लेकिन वो पहले कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं और इसलिए उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला।
क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस की पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। चलिए, सियासी खबरों के बाद अब बात आपके सेहत की और आपसे जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का आंकड़ा डराने वाले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 131 मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि राजधानी रायपुर में 29 मरीजों की पुष्टि हुई, दुर्ग में 21 और सरगुजा में 16 नए मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर आप बात करें तो 585 पर यह संख्या जा पहुंची। इसी तरह से देश के भी आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश के आंकड़ों को भी आप देखें तो 585 एक्टिव मरीज इस वक्त हैं और एक बार फिर से ये आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में ही 100 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 131 नए मरीजों की पुष्टि, जिसमें रायपुर में 29, दुर्ग में 21 और सरगुजा में 16। तो इन जिलों के दर्शकों से खासतौर पर हमारा यह आग्रह है कि आप खासतौर पर ज्यादा सावधानी बरतें। अगर आपके शहर और आपके जिले में इस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ी ज्यादा सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसी तरह से मास्क की उपयोगिता को आप सभी ने समझा है। मास्क जरूर धारण करें, खासतौर पर तब जब आप बाजार या ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में पहुंच रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं जहां से संक्रमण आपको हो सकता है। इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ का बुलेटिन। हमर बानी हमर को।